अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पंजाब में इसी तरह का ड्रामा चल रहा है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी वहां पे बात की और जब वो निकल रहे थे वहां से तो एक किसी ने अपना जूता उतार कर उनकी गाड़ी की स्क्रीन पर भी फेंका। यकीनन ये कोई अच्छी हरकत तो नहीं है, लेकिन ये अब एक अजीब सी ट्रेडिशन चल चुकी हुई है। पहले भी हमने देखा कि जूते फेंके जाते हैं सियासतदानों के ऊपर। एतमाद का वोट लेने को पर जोर डाल रही है पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनका ख्याल है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक तो सच्ची बात की। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास 186 नंबर है, हमारे पास 179 है। कोई कहते हैं 180 है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास 179 नंबर है। लेकिन उनका ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186 का गोल्डन नंबर नहीं है। अगर होता तो वो बहुत जल्द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होते। हंगामा आराई उसी तरह चल रही है, डाकू डाकू के शोर डालता रहा पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान। और अब कल जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस पर हेयरिंग है, देखते हैं वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। कुछ का ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चाहेंगे कि तारीख पे तारीख डलती रहे और ये मामला लिंगर ऑन होता रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जिनसे हमारी बात हुई, उनका यह ख्याल है कि 11 तारीख इज़ कट ऑफ डेट, और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब असेंबली तहलील करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कंटिन्यू करें, हम एन ब्लॉक इस्तीफे दे देंगे। ये अभी तक ये भी एक सोच है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 11 तारीख के फैसला जो भी अदालत में कार्रवाई होगी उसके बाद मजीद जो है उस पर सोच विचार कर कर आगे चला जाएगा। कट ऑफ डेट है नहीं है, इस्तीफे देंगे नहीं देंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो मान जाएंगे असेंबली को तहलील करने पर कि नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सारे मामला तो पंजाब की सूरत हाल से चल ही रहे हैं। दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब ने एक इल्ज़ाम लगा दिया। उनकी एक एमपीए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गालिबन उनका नाम मोमिना वहीद है। उन्होंने कहा है कि मोमिना वहीद साहब ने 5 करोड़ पर, मुबैना तौर पर 5 करोड़ तक जो हैं वो लिए हैं, और इसके साथ साथ उनके जो दीगर एमपीएज़ हैं, ख़ास तौर पर कोई साउथ पंजाब से, वहाँ के एमपीएज़ को पीडीएम ने 1 अरब 20 करोड़ की ऑफ़र की है। ये फवाद चौधरी साहब का कहना है। और दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान साहब की असद उमर और फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। उनका ये ख्याल है कि उनको पेश होने से इस्तिस्ना नहीं मिल सकती और नेक्स्ट जो भी हेयरिंग है उसमें उनको ख़ुद आना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है और इससे परेशानी हमें कोई नहीं है। और इलेक्शन कमीशन, उनका ख्याल है कि वो ऐसा कर नहीं सकता। पहले इमरान खान साहब भी इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अमजद खान न्याजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपके वक्त का। सलमान आबिद, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर रज़ा, सहाफ़ी तजियाकार, हमारे चैनल पर प्रोग्राम भी अपना करते हैं, रियासत और अवाम, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा आपके भी वक्त का। अमजद खान न्याजी साहब से शुरू करूँगा, अगर इजाज़त दें तो फवाद चौधरी साहब का शॉट आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या बात की पंजाब की सूरत हाल के हवाले से और फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। हमारे जो एमपीए साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई, उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफर की गई। पिछले इलेक्शन में नियाज साहब ने बताया कि 5 एमपीएस के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। जी, मुस्तरद कर दी ऑफर्स तमाम और धमकियों में नहीं आए।
अमजद खान न्याई साहब, लेकिन मोमना वहीद साहिबा के हवाले से तो उन्होंने मुबैना तौर पर कह दिया कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए हैं और इस वजह से वो अब हमारे साथ नहीं है। और आज मैं सुन रहा था उनको मुख्तलिफ चैनल्स पर आई हुई थी और वो इस बात की तरदीद भी कर रही थी और कह रही थी कि मुझे इख्तलाफ है इमरान खान साहब की पॉलिसी से, वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट करने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद जो नंबर बताया जा रहा है, जो राना सनाउल्लाह साहब नंबर दे रहे हैं, कोई 7-8 लोग हैं, तो उन्होंने कहा शायद इससे भी ज़्यादा या डबल भी हो सकता है, जो पीटीआई के नाराज़ अराकीन का, जो शायद परवेज़ इलाही साहब को वोट ना या सपोर्ट ना करते हो। क्या कहते हैं न्याई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर भाई, जिन्होंने लोटा बनना हो ना, उनको मुतमईन करना कोई आसान काम नहीं है। ये पहले अपने आप को जो है ना, अपना ज़मीर पहले जिंदा करें। जब बिक जाते हैं तो इनको सारे असूल ज़वाबित भी नजर आ जाते हैं और सारे मसाइल भी नजर आते हैं और इख्तलाफात भी नजर आते हैं। अगर इतने आप असूल पसंद लोग होते हैं तो पहले इस्तीफा दें। जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी, आपको आप या तो इलेक्ट होते, इतनी आप में कैपेबिलिटी होती कि लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट होते, तो फिर तो आप कह सकते थे जी मेरी वर्थ है, मुझे लोगों ने वोट दिए थे, मैं आपके साथ शामिल हुआ था, तो मेरे साथ बड़ी जाती है और मेरे काम वाम नहीं हो रहे, जो भी है, या मेरा नजरियाती इख्तलाफ है। जब आप पैसे पकड़ लेते हैं तो आपको सारी चीजें नजर आती है, तो अफसोसनाक बात है। चलो मैं इतने कमेंट्स करूंगा। बाकी मैं समझता हूं कि जितने भी ऑनरेबल हमारे एमपी साहबान हैं उनको अपनी भी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको अंदाजा है कि आज इमरान खान की पीठ में जो भी छुरा घोंपेगा उसकी सियासत नहीं बचेगी। ये किसी का खाम ख्याल ही है कि जी वो साफ और शफाफ तरीके के साथ अवाम में जाएगा और वहां से फिर दोबारा जो है इलेक्ट होगा या वहां से दोबारा अपनी सियासत का आगाज कर सकता है, तो नहीं हो सकता। इसलिए तो हमने पिछले दिनों भी कहा है कि जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर आके यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस के इर्तिकाब हो रहे हैं उनसे, या वो खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व है, तो ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। पहले इतना गंद पड़ चुका है, मजीद अगर गंद डालना चाहते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं और हम अपने सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहते हैं। आज इकोनॉमी का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया, सिस्टम का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया, तो अभी भी ये मुतमईन नहीं हो रहे। चलो, लेकिन ये बात याद रखें, जिस दिन पंजाब असेंबली में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जो है वो तब्दीली आएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि फेडरल गवर्नमेंट जो वो ज्यादा दिन जो है वो रह पाएगी या वो मजीद सस्टेन कर जाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस तेजी के साथ वो गिर चुकी है इससे 1000 गुना ज्यादा तेजी से गिर पड़ेगी। सही। और मतलब इसमें कोई मुझे शक भी नहीं है। दूसरा, आप खुद देख लें कि इलेक्शन कमीशन के एटीट्यूड ने, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट ने ये साबित कर दिया है कि वो बी टीम है और बी टीम के तौर पे वो काम करते हैं। इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर के इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है और अब अगर वाकई वो गिरफ्तारी के वारंट जारी करता है और वो कहते हैं कि जी इस्तिस्ना नहीं होगी तो इमरान खान साहब और असद उमर और फवाद चौधरी साहब को पेश होना पड़ेगा, क्या वो पेश होंगे, उस पर भी बात करेंगे। सलमान आबिद, इतलात ये आ रही हैं कि जी हमजा शहबाज साहब को भी फौरी तौर पर वापस लाहौर पहुंचने का हुक्म दे दिया, वो शायद अमेरिका में थे, और इससे पहले इतलात ये आ रही थी कि जिस दिन मरियम नवाज साहिबा को ओहदा दे दिया गया और वो ज़्यादा पावरफुल हो गई तो उससे शायद वो नाराज़ होकर भी चले गए थे, या इस किस्म की सूरत हाल थी। तो अब आपको क्या लगता है, ये सिर्फ नंबर्स पूरा करने की, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की इतलात ये थी कि जो इनका इजलास हुआ जॉइंट पार्लिमानी जो पीडीएम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें 150 लोग भी शायद पूरे नहीं थे। देखिए, हमजा शहबाज साहब जो है वो 4 दफा अमेरिका का दौरा करके आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह वही है जो आपने बताई है। नंबर 1, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास मतलूबा तादाद नहीं है, एक बात। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 63A के हवाले से, जब तक वो मेंटेन है उस वक्त तक कोई भी रुकने असेंबली अपनी पार्टी के फैसले से इनराफ नहीं कर सकता और ना वो वोट दे सकता है। तो अक्सरियत तो इस वक्त जो है वो पीटीएम और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास भी नहीं है, और बज़ाहिर ये लगता है कि शायद नंबर गेम में कुछ नंबर जो है पीटीआई और पीएमएल-क्यू के भी कम है। इसलिए ये बात जब रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएगी तो उसमें भी फायदा जो है
PMLN के मुकाबले में PTI और PMLQ को होगा। अब वो अपने नंबर पूरा कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सूरत है जिसपे ये अपनी हुकूमत बना सकते हैं, और वो तरीका ये है कि जनाब PMLQ बतौर जमात यानी परवेज इलाही साहब जो है वो PTI की हमायत छोड़कर PMLN की हमायत का ऐलान कर दें और उनके मुश्तरका उम्मीदवार वो खुद बन जाए या कोई और बन जाए, तो फिर शायद एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए मुझे लगता यह है कि मसला इस वक्त PMLN की हुकूमत बनाने का नहीं है। ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन असल जो टारगेट था वफाकी हुकूमत का वो था असम्बली को तहलील करने से बचाना था। सही। उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं और इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब भी असम्बली तहलील करने के कोई बहुत ज्यादा पुरजोश हामी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये PTI को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर असम्बली की तहलील करने से कौमी सतह पर नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होना तो फिर क्या फायदा होगा असम्बली को तहलील करके, चाहे वो KPK की हो चाहे लेकिन पंजाब सलमान की। आबिद, जो मैंने आप बताया कि कुछ सीनियर लीडर से बात हुई, उनका यह ख्याल था कि अगर परवेज इलाही साहब नहीं तहलील करते तो फिर वो रहें चीफ मिनिस्टर, हम तो फिर इस्तीफे दे जाएंगे, तो उसका क्या फायदा होगा? फिर कहते हैं कि जी 11 जो तारीख है वो हमारी कट ऑफ डेट है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। तो आपने देखा था कि कौमी असम्बली के जो इस्तीफे दिए गए थे उनके साथ क्या सलूक हुआ है। अगर से पंजाब में उनके अपने स्पीकर हैं, उस इस्तीफे मंजूर भी हो जाए, इलेक्शन कमीशन कौन सा उनके ऊपर एज इट इज फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देगा? वो वक्फे वक्फे से इलेक्शन कराएगा, जैसे उन्होंने पिछली हिकमत अमली इख्तियार की और 10 कौमी असम्बली या 11 कौमी असम्बली सीटों पर इलेक्शन करवाए। हालांकि स्पीकर साहब कहते थे कि फर्दन फर्दन आएंगे तो मैं इस्तीफे कबूल करूंगा। अब जो 11 बाई इलेक्शन हुए थे उसमें तो कोई बंदा स्पीकर के पास पेश नहीं हुआ, लेकिन स्पीकर ने अपना सवाबदीदी इख्तियार किया। तो वो जो ख्वाहिश है ना कि जी शायद इकट्ठे इलेक्शन हो सकेंगे, वो इलेक्शन नहीं होंगे, वो वक्फे वक्फे से ताखीर भी होगी, इसमें तातुल भी पैदा होगा। तो मुझे लगता ये है कि वो भी कोई इतना जिसे कहते हैं ना कामयाब हिकमत अमली नहीं होगी जब तक के कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील नहीं होती, या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की इस्तीफे अगर इकट्ठे दे दिए जाए सारे के सारे और वो मंजूर भी हो जाए, तब तो कोई बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। लेकिन उसके बगैर जो है ना, अगर ये वक्फे वक्फे से जैसे कौमी असम्बली के स्पीकर खेल रहे हैं, इसी तरीके से अगर मामला को चलाया गया तो फिर वो इकट्ठे इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो भी इतना वायबल नहीं है। और खुद PTI के लोग भी और परवेज इलाही साहब ने भी ये पैगाम इमरान खान को दिया है कि अगर नेशनल इलेक्शन नहीं होने अदली, तो फिर हमें असम्बलियों की तहलील वाला मामला जो है उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिला वजह एडवेंचरिज्म ना किया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल पहले अदालत क्या फैसला करती है। कल जो अदालत का फैसला होगा ना जी, वही डिटरमिन करेगा कि पंजाब का क्राइसिस कैसे आगे चलेगा, क्योंकि पहले अदालत ने यह फैसला दिया था कि अगर असम्बली तहलील करनी है तो उससे पहले इत्तेमाद का वोट लें। अब असम्बली तो तहलील नहीं हुई है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या कल के फैसले में कोई ऐसा फैसला आ सकता है कि इत्तेमाद का वोट लेना जो है वो मशरूत करार दे दिया जाए, उनको हर सूरत में इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा, या ये कि कोई नई डेट पड़ जाएगी। ये चीजें देखनी पड़ेंगी इस सारी सूरत हाल में, जिससे हमें अंदाजा होगा कि कहाँ रुख जो है ना वो जाएगा। सही। अनवर रजा साहब, मसाइल हमारे कुछ और हैं, आटा दस्तयाब नहीं हो रहा, 2 बड़े सूबों में जहाँ पे इस वक्त आटे का क्राइसिस है, KP और पंजाब में, वहाँ पे PTI की हुकूमतें हैं, या पंजाब में ऑफ कोर्स PMLQ के साथ मिलकर, लेकिन हैं तो वो उन्हीं के वज़ीर आला, और मसाइल हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो फोकस्ड हैं कि जी पंजाब किसकी तरफ जाएगा, पंजाब बचेगा, पंजाब बचाना है, पंजाब नहीं बचाना है, तहलील करनी है, नहीं तहलील करनी है। क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कल जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान साहब फिर अपना दोबारा रीविजिट करेंगे अपने फैसले पर? बिल्कुल ऐसा ही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जो अदालती हुक्म आएगा, कोई फैसला होगा, उसके बाद मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हो और उसमें फिर रिविजिट किया जाए जो उनकी पॉलिसी है। लेकिन पहले जो अदालती हुक्म होगा, अदालती फैसला होगा, मुमकिन है कल उससे पहले कोई डेट भी डाल दी जाए। मैं समझता ये हूँ कि ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PDM और जो परवेज इलाही साहब है, ये मैनेज की हुई हैं चीजें, और परवेज इलाही साहब जो है वो बिल्कुल मैनेज करके चीजों को खेल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि असम्बली तहलील ना की जाए। आप देखिए उन्होंने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू कर रखे हैं, और उनकी जो कंप्लीशन है वो भी बहुत जरूरी है, वो भी उन्होंने करनी है। फिर उन्होंने अगर आइंदा आम इंतखाबात में इंडिपेंडेंटली जाना है या फिर सीट एडजस्टमेंट करनी है, ये मौका अच्छा है उनके पास कि वो अपने इस मौके को यूटिलाइज करें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी अच्छा कोई खेल सके और पॉलिटिकली उनको फायदा भी हासिल हो। और दूसरी जानिब आपने बिल्कुल अवामी मसाइल की बात की, कौमी मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ अवामी मसाइल जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान
जो पीडीएम है वो अपने ही बोझ तले दबती चली जा रही है। जो माशी इस्तेहकाम लाने की उन्होंने बात की थी वो तो नहीं ला सके और उसकी वजह से उन्हें खासे मसाइल का भी सामना है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि आम इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार हों और पंजाब असम्बली इसी तरह उसमें कश्मकश रहे और ये सियासी रसाकशी जो है वो जारी रहे, यही उन्हें सूट करती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्माइल है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हासिल हो रहा है और बहुत सारे जो ऐसी कुव्वतें जो बिल्कुल डोमिनेट करती हैं इंतखाबात में और पाकिस्तान के हर बड़े फैसले में, उनका हाथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गेन करती चली जा रही है और उन्हें और अब कह रहे हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा लाहौर में डेरे डालने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और अनवर रजा बताएं, आज फिर गवर्नर राज का जो है शोशा छोड़ दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि ये भी लग सकता है ऑप्शन है। ये मतलब डराने के लिए करते हैं या ये बस ऐसे ही बात कर देते हैं? ये ज़मीर इसके दो मकासद होते हैं, एक तो पॉलिटिकली लोगों को एंगेज कर दिया जाए और दूसरा मीडिया को जो नॉन इश्यूज हैं उनकी तरफ एंगेज कर दिया जाए ताकि एक नई डिबेट शुरू हो और लोग उस पर गुफ्तगू करना शुरू कर दें और एक सियासत जो है वो उसको डी ट्रैक कर दिया जाए जो वो उनका असल मकसद होता है ताकि वो उससे लोग हट जाए। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो इसलिए की जाती है। देखा है अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले टेक्नोक्रेट्स की बात की गई थी कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के लिए इंटरव्यूज हो रहे हैं और बातें की जा रही हैं, वो अब मामला कुछ दबा है तो फिर गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं। देखिए ये इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है बिल्कुल। इस पर मजीद भी बात करते हैं। अमजद खान न्याजी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो पहले मैंने आपको बता दिया बातें जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नंबर नहीं है लेकिन शायद आप लोगों के पास भी नंबर पूरा नहीं हो रहा, वो उस पर आप पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो गवर्नर राज का उन्होंने फिर इम्कान जाहिर कर दिया है कि जी लग सकता है और इस पर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी हुई हैं। गवर्नर पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर से भी उनके जनेवा जाने से पहले भी उनसे राब्ता किया, बड़ी तवील गुफ्तगू हुई बात और बड़ी तवातर से पिछले कुछ दिनों से उनके राब्ते हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा मिस एडवेंचर हो सकता है? मेरे ख्याल में ये मिस एडवेंचर जो है वो पीडीएम की जमातों के गले में आ जाएगा। और मैंने जो पहले कहा कि अगर वो पहले 200 की रफ्तार से गिर रहे हैं ना तो अब इनकी रफ्तार 600 हो जाएगी। और दूसरा, गवर्नर राज के लिए कोई ठोस जो है वो हकायक और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो कह सकें जी हम गवर्नर राज लगा सकते हैं। और जिस तरीके के साथ पहले भी उन्होंने मैं समझता हूँ कि उसकी ठोस पॉइंट्स नहीं थे जिसकी बुनियाद पे गवर्नर जो लेटर लिखा और वो भी उन्होंने स्पीकर को लिखा और उसमें अभी भी कंट्रोवर्शियल ये है कि वो बुला सकते हैं कि नहीं कह सकते। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वो तो कल यकीनन, और वो कल लाहौर हाई कोर्ट के सामने मामला आएगा, वो तब हमें पता चलेगा, उस पर भी बात होगी कि क्या लाइकली क्या हो सकता है। सलमान आबिद साहब, मसाइल आटा नहीं है, मुआशी मसाइल हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आटा लेते हुए सड़क पर मर जाते हैं। अगले रोज एक केपी से एक बंदा जो है वो ट्रक के आगे लेट जाता है, कहता है आटा देते हो नहीं देते हो, मेरे ऊपर से ट्रक गुजारो ताकि मैं दोबारा आटा मांगने के लिए आऊं ही ना, खरीदने के लिए ना आऊं। और यहाँ पे हमारे मसाइल जो हैं वो यही हैं कि गवर्नर राज लगेगा, जिस तरह अभी अनवर रजा ने कहा कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया क्या वाकई इन चीज़ों से डाइवर्ट हो रहा है? और हम पर इल्ज़ाम ये लगता है कि जनाब जब इमरान खान साहब के दौर में महंगाई जब थी तो रोजाना टीवी चैनल्स पर बैठ के हम चीखते थे, लेकिन अब हम क्या चीख नहीं रहे। हालांकि मैंने कल पूरा प्रोग्राम इस पे किया है और हम आज भी इसी पे बात करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो रही है पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की? जमीर भाई, अगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मुझे याद है कि हर गली के नुक्कड़ पे जो है वो एक एंकर खड़ा होता था और रोजाना आटे का, सब्जी का, घी का भाव जो है मालूम कर रहा होता था और एक बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स भी दे रहा होता था महंगाई के ऊपर। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत ऊपर से नहीं बल्कि नीचे जा रही हैं और हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, बिजली हो, गैस हो, और जिस तरीके के साथ कल IMF ने अपनी डिमांड्स रखी हैं, इसके बाद तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, वो कहते हैं ना ऑलमोस्ट, तो हम नहीं कहते कोई हमें खुशी नहीं है, लेकिन इनके मैं समझता हूँ वे ऑफ वर्किंग ने पाकिस्तान को आज उस मोड़ पे ला खड़ा किया है कि
अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और यही हम कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम आने से आपकी मईशत बैठ जाएगी, और वही हुआ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप वही काम करने जा रहे हैं। आप, इसका मतलब है कि आप अवाम के साथ पहले वो लाइनों में लग के मर रहे हैं। साहब, इस पर सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात चाहे जब भी हो रहे हो या अपने मुकर्रर वक्त तक भी अगर चले जाते हैं तो उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम मतलब इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगी? डिलिबरेटली लग रहा है ऐसे। जमीर भाई, हम समझते हैं कि कोई इस गवर्नमेंट के पास जो रजीम चेंज के नतीजे में आई है, कोई रोड मैप नहीं है। ना इनके पास कोई पॉलिटिकल रोड मैप है, ना इनके पास इकोनॉमिक रोड मैप है। चले इस पर मजीद भी बात करते हैं, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके इस पर भी बात, बिल्कुल अमजद नियाज़ी भाई, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। और फिर सलमान आबिद साहब से भी मैं पूछूंगा कि क्या आप जो मीडिया के हवाले से जो अभी अमजद नियाज़ी साहब ने भी बात की और हम पर तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पर कि वाकई क्या हम लोग जो है अब महंगाई का जिक्र नहीं कर रहे, हम लोगों की बदहाली का जिक्र नहीं कर रहे, गुर्बत का जिक्र नहीं कर रहे, जो भूख से लोग मर रहे हैं उनका जिक्र नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि वाकई कुछ ऐसा ही है कि हम लोग कोर इश्यूज जो कि हमारे अवामी मसाइल हैं उनसे हम हट रहे हैं, और जो ख़ास तौर पर पीटीआई हम पर इल्ज़ामात भी लगा रही है और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दूसरा जो सियासी मंजरनामा है पंजाब में, अब वो सुलेमान शहबाज साहब जाकर मिल रहे हैं जहांगीर तरीन से, ये क्या खिचड़ी पक रही है? जो नई कोई ऑफ शूट निकालने का प्लान था, अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये क्या उस पर काम शुरू हो गया? एक बात तो ये है कि ये क्रेडिट तो आपको बहरहाल मुस्लिम लीग नून को देना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून की अगर आप हिस्ट्री देखें तो मीडिया मैनेजमेंट उनकी बहुत शानदार होती है, और इस वक्त भी मीडिया एज इंस्टीट्यूशन जो है वो मैनेज तो हुआ है, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तानी मीडिया पे हो रही है, इमरान खान से बात शुरू करके इमरान खान पे बात खत्म होती है, तो उसमें जो असल इश्यूज हैं इकोनॉमी के, सिक्योरिटी के, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, वो तो चीजें पीछे चली गई हैं। तो इसलिए ये ठीक बात है कि जो पहले एंकर्स जो है बड़े उठ के इमरान खान के खिलाफ तनकीद किया करते थे महंगाई के हवाले से, अब आप देखिए तो उनके प्रोग्रामों में या उनके तज्जियों और तबसरों या वीलॉग में वो चीजें नहीं है जिस तरह से की जा रही थी। तो एक ठीक है, पॉलिटिक्स है, मीडिया के अंदर भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं और पोलराइजेशन। सलमान आबिद, आपका कहने का मतलब है कि सलमान आपका कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब के दौर में भी ये पीडीएम ही मीडिया को मैनेज कर रही थी कि उन पर इतनी तनकीद करवाई जा रही थी या हो रही थी? जो पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा थी ना, तो वो पोलराइजेशन के नतीजे में लोगों ने अपनी पार्टी पोजीशनें तो ली हुई है ना मीडिया के अंदर, हर एक ने ली हुई है, उसी के हवाले से वो चीजें जो है वो चल भी रही है। तो इसलिए वो चीजें जो है ना हमें देखने को मिल रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बात आपने की है जहांगीर तरीन के हवाले से, देखिए हमारे यहाँ ये तजर्बे पाकिस्तान की सियासत में पहले भी हो गए हैं, और अगर हमने इन्हीं तजर्बों की बुनियाद पे आगे बढ़ना है और हमने किंग्स पार्टियां बनानी है, किसी को सपोर्ट करना है किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में, तो इस खेल का कोई फायदा तो नहीं है। अब ये कहा जा रहा था कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल इस मीडिया के अंदर ये खबरें तो है ना, कुछ लोग इमरान खान मुखालफत में नए अलायंसेस जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इमरान खान के वोट को कमजोर किया जा सके और उनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ की जा सके। जो टास्क जहांगीर तरीन को या चौधरी सरवर या अलीम खान साहब अपना लेने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और आज सलमान शहबाज की मुलाकात भी उसी सिलसिले की कड़ी है ना। तो इसलिए ये खेल तो चल रहा है, अभी तो ये खेल की इब्तिदा है और देखना होगा कि इस खेल की खिचड़ी किस तरह से पकती है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आती है कि जो खुद को कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल है, वो इन तमाम मामलात से अपने आप को अलग थलग रखें, तो इसी में एस्टैब्लिशमेंट का मफाद भी है। तो उसमें सलमान आबिद साहब फिर सवाल ये पैदा होता है कि आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे लोगों को अननोन नंबर से अभी भी कॉल्स आ रही हैं। देखिए ये पाकिस्तान के अंदर मैंने इसलिए कहा ना कि ये खुद एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन तमाम मामलात से, और देखिए ना तर्जुमान बने हुए हैं बाकायदा, अंसार अब्बासी साहब, शोएब राइस साहब इस तरह के पैगामात दे रहे हैं, तो वो फिर ऐसा लगता है ना कि उससे वो सूरत हाल फिर खराब हो जाएगी, वो किसी के हाथ में नहीं जाएगी। सही,
सही। अब अनवर रजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये वाकई जो इमरान खान साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे, वो अगर पुरानी कहानियों में चले जाएं, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल फलां होता है, न्यूट्रल ये होता है। अब अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह बताया कि जी उनके कुछ अराकीन को अननोन नंबर से कॉल आ रही हैं लॉयल्टीज़ तब्दील करने के लिए, तो फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो सही है कि अगर आप हैं एक्टिव तो फिर आप पॉजिटिवली एक्टिव हों और देखें कि ये पीडीएम क्या कर रही है। देखिए ज़मीर, ये इमरान खान साहब ने जो पहले भी इल्ज़ाम लगाया था एस्टेब्लिशमेंट पे, अब अगर इस तरह की अननोन कॉल्स आती हैं तो इसका मतलब है जो वो पहली बात किया करते थे उनका वो बयानिया दुरुस्त है। और रही बात एपॉलिटिकल रहने की, जो पाक फौज ने बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने ये बात भी की और ये मीडिया में भी बात हुई, उन्होंने ये फैसला भी किया बीइंग ये इदारा कि हमने अब एपॉलिटिकल रहना है। तो फिर अब उन्होंने एपॉलिटिकल रहना है तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब ये प्रूव करने की जरूरत है कि अननोन कॉल्स कर कौन रहा है। देखिए अगर इसकी डिबेट में आप जाएंगे तो फिर मामला यूं का तू रहेगा और मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं समझता ये हूँ कि ये बात तो कहने की हद तक तो ठीक है, सख्त बात है जो मैं करने लगा हूँ कि हमने एपॉलिटिकल रहना है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इस मुल्क की बका के लिए, कौमी सलामती के लिए, जमहूरियत की रूह, हकीकी रूह के लिए, इस तरह के जो अल्फाज हैं, जो गुफ्तगू है, उनके लिए आपको आगे आना पड़ता है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। जी जी ज़मीर, आप क्या कह रहे हैं? वही जो एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो हमारे सामने आ जाती है। जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अगर अदलिया अपना काम करे, फौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें, मीडिया अपना काम करे, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। जब आप एक दूसरे की डोमेन में घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर हालात खराब होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सियासतदान जब परफॉर्म नहीं करते और वो अदालतों की तरफ देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, उसी की वजह से खराबी पैदा होती है। मैं समझता हूँ कि अब जो हालात खराब हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह भी ये है, कुछ सियासतदान, कुछ जमातें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अब भी देख रही हैं और कुछ अदालतों का सहारा ले रही हैं। देखिए अदालतों में और एस्टेब्लिशमेंट के पास जाने से बेहतर है कि सियासतदान खुद बैठकर ये मामला हल करें। और उसके लिए जरूरी ये है कि इमरान खान साहब को अपना रवैये में लचक लाने की जरूरत है। देखिए अल्टीमेटली अगर किसी तीसरी कुव्वत ने भी सियासतदानों को बिठाना है तो इमरान खान साहब को इन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा जिन्हें वो चोर डाकू कहते हैं। सही। और बिल्कुल वो फिर वही 2011 से ऑनवर्ड की जो स्टोरीज हैं वो फिर वही आएंगी यकीनन। अमजद खान न्याई साहब, जहांगीर तरीन खान, अलीम खान, चौधरी सरवर, इनसे कोई खौफ, और आपको लगता है कि ये फिर वही जिस पे हम पहले बात करके हटे हैं, और आप मतलब इमरान खान साहब भी बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कर दी है, और 23 नवंबर को साबिक आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि जनाब हमने फरवरी 2021 में फैसला कर लिया था कि वी आर ए पॉलिटिकल। तो रहना चाहिए, लेकिन हमारे सोसाइटी में भी एक यही है कि जब भी कोई हुकूमत, वो डेमोक्रेटिक हुकूमत काम नहीं कर रही होती तो थड़े पर बैठा अनपढ़ आदमी भी ये कहता होता है कि एस्टैब्लिशमेंट सुती हुई है, कुछ नहीं कर रहे हैं। जमीर भाई, इनका जरा पब्लिक में जाके पता करें ना कि इनकी इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, इनके पास पैसा होगा, लेकिन सब चीज पैसा नहीं होती। कोई पब्लिक जो है वो पैसे के पीछे नहीं भागती, बल्कि पब्लिक जो है या आवाम जो है वो पॉलिटिकल विजडम देखती है। और इनकी विजडम क्या है? इमरान के नाम पे इन्होंने पॉलिटिक्स की, इमरान खान को दगा देने के बाद इनकी पॉलिटिक्स दफन हो गई। अगर आपका ये कहना कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, जी आया नु आए, मैदान भी है, घोड़ा भी है, इनको अपना पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे खड़े हैं। पहले ही 13 पार्टियों का जो मिजार है वो दफन हो चुका है। मजीद 14वां अगर आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ मीडिया में सिर्फ नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है ना, ये मीडिया ही तक जिंदा रहती है और मीडिया ही में मर जाएंगी। जिस दिन इलेक्शन होंगे आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा कि आवाम ने इन जमीर फरोशों का, इन पाकिस्तान के लूटर्स का, जिन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को लूटा है, और पाकिस्तान के इन किसानों का जिनका ये खून पी चुके हैं, ये हशर क्या करती है
ये इलेक्शन डे पे आपको मालूम होगा। जितना आप डिले करते जाएं, आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो अमजद खान न्याई साहब सवाल अमजद न्याई साहब बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल अमजद न्याई साहब सवाल यहां पे ये आता है कि ये तो आपको इंतखाबात देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप किससे इंतखाबात मांग रहे हैं? आप मतलब डायरेक्टली आप लोग कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को वो इंटरवीन करे और देखे मामला कहां। इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में कुछ कहा बगैर नाम लिए। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन जितना डिले होंगे, ऐसा ना हो कि पब्लिक इनके दरवाजों पे आ जाए और फिर ना वो कहते हैं कि 100 प्याज भी खाएं। ये नहीं मानते अमजद भाई, सवाल ये था कि ये नहीं मान रहे, फिर कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? चलें इसी पर ब्रेक ले लेते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ब्रेकेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो जहां से हमने पहले भी बात की थी कि सुलेमान शहबाज जो अगर मिल रहे हैं जहांगीर तरीन को, और क्या हमजा जब वो एक बहुत थोड़े पीरियड के लिए चीफ मिनिस्टर बने तो उस पर विद इन पार्टी भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये बिल्कुल मामलात को संभाल नहीं सकते थे। तो क्या ये एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि सुलेमान कैन बी ए बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ हमजा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, अब तो लगता है कि शायद टॉस पड़ गया है। मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज और अब सुलेमान शहबाज, बाकायदा सॉफ्ट लॉन्च है, मिलने को कहा जा रहा है, या ये आपको लगता है ऐसा हो रहा है? और दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को कितना कोई टफ टाइम दे देगी, और तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग और फिर बाकी बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब को अगर नाअहल कर देते हैं तो फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि अगर वो 65% पर उनकी मकबूलियत है तो वो 70 पर चली जाएगी, और अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो वो 75% पर चली जाएगी। योर टेक सलमान आबिद। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो शरीफ खानदान के से शुरू होती है और शरीफ खानदान पे खत्म होती है। इसलिए उसमें सलमान शहबाज हो, हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कैप्टन सफदर हो, जुनेद सफदर हो, ये सारी खेल चलते रहती है। अब क्योंकि हमजा शहबाज इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो उनका कमी जो है वो सलमान शहबाज साहब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जैसे आपने कहा ना कि सॉफ्ट मूव है, तो सॉफ्ट जो इंटरवेंशन है वो उनकी हो गई है, पार्टी के अंदर वो आ गए हैं और पार्टी के अंदर से अपनी स्पेस निकालने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये है, लेकिन वो मैंने जैसे कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो शरीफ खानदान के अंदर ही रहेगी, वो पहले से तयशुदा बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहता है या ये किसी और का फैसला है? कौन करना चाहता है? पहले तो ये तय कर लेना। इलेक्शन कमीशन करना चाहता है तो उसकी एक और इम्प्लीकेशंस है, कोई और करना चाहता है तो फिर एक और बड़ी इम्प्लीकेशंस है। लेकिन सवाल ये है कि हमने क्या नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके कुछ गेन किया था? क्या हमने जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी देके कुछ हासिल किया? क्या हमने बेनज़ीर भट्टो को कत्ल करके कुछ हासिल कर लिया? ये जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना जी, उनको अगर आपने खत्म करना है तो फिर आपको सियासी अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा और माजी की गलतियों से सबक सीखना पड़ेगा। आज भी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो है सारी पॉलिटिक्स नवाज शरीफ के गिर्द ही घूम रही है और भट्टो खानदान के गिर्द ही घूम रही है। तो इसलिए आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और पॉलिटिक्स फिर भी इमरान खान ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के करेंगे जैसे नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, सोनिया गांधी हिंदुस्तान में करती रही है। तो ये कोई मसले का तो हल नहीं है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है उसमें किसी किस्म के हमें एडवेंचरिज्म मुहिम जोई जो है उससे गुरेज करना चाहिए और ये एजेंडा जो है सिर्फ सियासी अमल के जरिए ये पूरा होना चाहिए कि किसने किसको रिजेक्ट करना है। यानी अवाम ने रिजेक्ट करना है, अवाम वोट देंगे तो ठीक है, नहीं देते तो रिजेक्ट कर दें। लेकिन अगर हमने पहले से बैठ के नक्शे बनाने हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ हमारे सियासी तज्जिया निगार जो है वो पहले से नक्शा खींच रहे हैं और पहले से ही उन्होंने सूबे बांट दिए हैं कि सिंध में किसकी हुकूमत होगी, खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत होगी, पंजाब में किसकी हुकूमत होगी और मरकज में किसकी हुकूमत होगी। तो अगर ये पहले से तय हो गया है तो फिर ये सारे इलेक्शन के प्रोसेस का, ट्रांसपेरेंसी का, ए पॉलिटिकल होने का, ये सारी बातें तो बेमानी है। इसलिए जो लोग ये खबरें भी दे रहे हैं ना जी, मैं समझता हूँ वो एस्टैब्लिशमेंट की कोई खिदमत नहीं कर रहे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए बुनियादी चीज ये है कि इमरान खान साहब का कोई लीगल केस, लीगल तरीके से अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो एक अलग चीज है। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ लीगल जो है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पर तो पॉलिटिकल फैसले होते हैं, नवाज शरीफ साहब का भी पॉलिटिकल फैसला था, बाकियों के भी पॉलिटिकल फैसले थे। तो अब इनसे हमें गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत जो है अब मेरा ख्याल है आगे की तरफ चलनी चाहिए। हाई टाइम दैट वी शुड मूव ऑन। वेरी राइट, बिल्कुल सही फरमाया। अनवर रजा साहब,
आपको क्या लगता है, क्योंकि आप PMLN के बहुत मतलब इनसाइड खबरें होती हैं आपके पास, आपको क्या लगता है कि ये है कुछ इस तरह? और कुछ ये भी आवाज़ें आ रही थी कि इसाक डार साहब इतने भी कोई मतलब वो नाकाम नहीं हो सकते थे, वो जानबूझकर कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज का कोई कैंप है जो कि शहबाज शरीफ साहब को फेल होता देखना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। देखिए जमीर, पहली बात तो ये है कि आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर बन जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि वो इसी माह के आखिर तक पाकिस्तान भी वापस आ जाएंगी और वो अपनी पार्टी की जो तंजीम नो है उस पर काम भी शुरू कर देंगी। अब रही बात सलमान शहबाज की, तो हमजा जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए और इस बात का फायदा बड़ा मरियम नवाज ने उठाया और उन्होंने इसे पार्टी के अंदर डिस्कस भी किया है, जिसकी वजह से नाराज होकर हमजा भी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और सलमान शहबाज की अगर आप बात करते हैं तो वो खासे कनिंग है, वो तेज हैं, वो सारा बिजनेस भी रन करते हैं और अब वो पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं। वो सिर्फ अब मरियम को काउंटर करने के लिए उन्हें लाया गया। और जहाँ तक आप बात करते हैं इसाक डार साहब की वज़ीर ख़ज़ाना की, तो हालात ऐसे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उनको था कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि IMF ने अभी रिसेंटली जो किस्त देनी है उसके बारे में उन्होंने इतनी कड़ी शायद रखी है कि पावर सेक्टर में के चीखें आवाम की निकल जाएंगी। इस पे सागदार साहब मान वो तो बिल्कुल सही है और फिर मिन्नतों पे उतर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर IMF से कि जी हम सब कर लेंगे, खुदारा हमारी मदद करें। बिल्कुल सही है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने गिलगित बल्तिस्तान में जाके फुल फ्लैश कैंपेन चलाई, आजाद कश्मीर के इंतखाबात में, बाई इलेक्शंस में, साउथ पंजाब में रिजल्ट तो कोई खास नहीं निकला। तो फिर मरियम नवाज पे क्यों इतना तकिया करेगी PMLN? देखिए अपना उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मरियम नवाज जब आएंगी तो पार्टी को होल्ड करेंगे और अपने वालिद के लिए राह हमवार करेंगी। और जब वो आएंगे तो एक मोमेंटम बनाएंगे जो जलसे हैं उनका, और वो कोशिश करेंगे कि PTI के जो इस वक्त मकबूलियत है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। और मुस्लिम लीग नून यही समझती है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तभी तो फिर मतलब इसका मतलब है शेख रशीद साहब की प्रिडिक्शन सही है कि नून में से शीन और शीन में से नून निकलेगी। अब पता नहीं, चलें देखते। अमजद खान न्याई साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब कितने मतलब आप ये तासुर भी आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब डबल गेम कर रहे हैं। जिससे मैंने पहले बात की कि कुछ सीनियर PTI के लीडर्स का ख्याल था कि अगर वो नहीं तोड़ते तो फिर रहें किसी के भी चीफ मिनिस्टर, हम इस्तीफे दे देंगे। जमीर भाई देखें, अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए जब तक खुद वो बयान नहीं देते कि जी हम अलहदा हैं। उससे पहले आप, मैं समझता हूँ हर पार्टी के अपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो बिल्कुल मीडिया के अंदर बयान भी करता है। लेकिन जब तक वो इमरान खान के बारे में उनके कमेंट्स हैं कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे या इमरान खान के फैसलों के साथ खड़े हैं, इसके बाद मेरे ख्याल में मजीद डिस्कशन करना या इसके ऊपर कमेंट्री करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं एक बगैर सुनाई बातों पे बिल्कुल सही। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पहले रेफरेंस भेजा था, उसके बाद वो फिर अब अदालत में जाने का फवाद चौधरी साहब ने कहा है, तो हेड ऑन क्यों ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? अब मुझे बताएं कि जब खुद इलेक्शन कमिश्नर जो है अपने एटीट्यूड से, अपने कोड ऑफ कंडक्ट से, अपने एक जो रोल है उसका आईनी, उससे अगर हट जाए तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम भी हेड ऑन कोलिजन तो नहीं, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ये हमारा राइट है कि हम फाइट करें। सही, बिल्कुल। लास्ट कमेंट सलमान आबिद साहब, अभी मुझे न्याई साहब ने कहा कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं, आर यू कन्विंस्ड के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पर बी टीम है PDM और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत की? देखिए अब तक के अगर हम इकदाम को देखें तो बिला वजह इलेक्शन कमीशन भी एक रिएक्टिव मूड में गया हुआ है, क्योंकि इमरान खान जिस अंदाज से तनकीद करते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा ना इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो हम देख भी रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से 10 सीटों पे बाई इलेक्शन करवाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उससे तो खुद इलेक्शन कमीशन ने अपनी पोजीशन खराब की है ना। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि 10 सीटें वो चुनी गई जहाँ कम मार्जिन के साथ PTI के लोग जीते थे। तो एक बाकायदा प्लानिंग तो थी ना हुकूमत की भी, और इलेक्शन कमीशन ने उसमें फैसिलिटेट किया था। तो अब जिस तरह से फिर इस्लामाबाद के इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, और जिस तरह से 5 बार 6 बार कराची में इलेक्शन पोस्टपोन हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि कराची में जब इलेक्शन होंगे तो PMLN को या पीपल्स पार्टी को या MKM को तो कुछ नहीं मिलना, ज्यादातर चांसेस
पीटीआई के हैं। अच्छा। तो इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बड़ी जेन्युइन है, जो इलेक्शन कमीशन पे लेकिन क्रिटिसिज्म हो अब रहा तो है। 15 तारीख लेकिन को अब हो रहे हैं। कैसे निकलेंगे? जी, बे- 15 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन आज भी देखे ना, इलेक्शन एमकेएम ने कह दिया कि अगर 15 को इलेक्शन हुए तो हम उसका बाइकआउट कर देंगे, बाइकआउट पीपल्स पार्टी को करेंगे। भी इलेक्शन सूट नहीं करता। तो इसलिए खेल तो अभी भी चल रहा है ना, चलें। 15 से तो पहले कुछ भी हो सकता है। आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद, अमजद खान न्याई साहब, अनवर रजा साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफिज।